मेरे बेटे की उम्र बहुत ही कम हो रही थी। एक दिन अचानक मेरा बेटा जिद करने लगा कि मुझे शादी करनी है। मैंने कहा, अभी तुम छोटे हो, पढ़ाई लिखाई करो, जॉब करो, फिर मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। लेकिन वह कहने लगा, नहीं, अभी मेरी शादी करो, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। आखिर मैं एक माँ थी। अपने बेटे की बात सुनकर मैं डर गई और फिर मैंने उसी कम उम्र की लड़की के साथ उसकी शादी कर दिया। लेकिन शादी के दूसरे ही दिन आधी रात को मेरा बेटा जोर जोर से मेरे कमरे में आकर रोने लगा कि जल्दी चलो, नहीं तो। और जैसे मैं अपने बेटे और बहू के कमरे में गई, वहां का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी बहू को देखते ही मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि वह तो मेरा एक ही बेटा है जिसकी उम्र 17 साल है। मेरे परिवार में और भी जितने बच्चे थे, सभी बच्चों से मेरा ही बेटा सबसे छोटा था। परिवार में और भी सदस्य थे, लेकिन सभी के बच्चों की शादी हो चुकी थी और मेरा बेटा अभी छोटा था, इसलिए मैं सिर्फ उसकी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी। एक दिन हम लोग एक रिलेशन के यहाँ शादी में गए थे। मेरा पति और मेरा बेटा भी साथ में था। शादी की पार्टी खत्म होने के बाद जब हम सभी लोग घर वापस आए, अचानक से मेरा बेटा आदर्श, जिसकी उम्र 17 साल थी, अचानक ही मुझसे कहने लगा, माँ, मेरी भी शादी करवा दो। पहले तो मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई, लेकिन फिर मुझे लगा यह मजाक कर रहा है, क्योंकि अभी तुरंत ही हम लोग शादी से आए थे। लेकिन यह क्या, मेरा बेटा तो जिद पकड़कर बैठ गया, नहीं माँ, मुझे शादी करनी है और किसी भी कीमत में शादी करनी है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अचानक मेरा बेटा शादी की जिद क्यों करने लगा। मैंने कहा, बेटा, पहले तुम बड़े हो जाओ, पढ़ो लिखो, जॉब हासिल करो या फिर अपने पापा का बिजनेस संभालो। उसके बाद मैं तुम्हारी अच्छी लड़की देखकर शादी कर दूंगी, क्योंकि तुम अभी बहुत ही छोटे हो और जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें यह बात कहनी नहीं पड़ेगी। तब मेरा बेटा बोला, लेकिन माँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। मैंने कहा, पहले तुम पढ़ाई तो पूरी कर लो। वो कहने लगा, नहीं माँ, पढ़ाई करके मुझे क्या करना है, आगे जाकर मुझे तो पापा का कारोबार ही संभालना है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की और उसे कहा, ये कैसे जिद कर रहे हो, इतनी जल्दी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी तुम्हारी शादी की उम्र नहीं हुई है। लेकिन मेरा बेटा मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वह जिद करने लगा, कुछ भी हो, बस अब मेरी शादी करवा दो। वह मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। आखिरकार उसे शांत करने के लिए मैं यूं ही कह दिया कि ठीक है, मैं इस बारे में विचार करूंगी। मेरे परिवार में और भी बच्चे थे। मेरे जेठ के लड़का लड़की सभी लोग जॉब कर रहे थे और अब सभी समय पर उन लोगों की शादी हो चुकी थी। मेरा बेटा का अपना किसी भाई बहन से नहीं बनता था। वह हमेशा उन लोगों से दूर ही रहता था। और तो और मेरा बेटा का कोई ज्यादा दोस्त भी नहीं था। सिर्फ उसका एक दोस्त था जो कि मेरे घर के बगल में ही रहता था। उसका नाम रमेश था। मेरा बेटा अक्सर उसी से बातें किया करता था और उससे मिलने उसका घर भी चला जाता था। उसका परिवार बहुत ही अमीर था। शहर के जाने माने अमीर लोगों में उन लोगों की गिनती होती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आखिर कैसे पता करूं कि अचानक से मेरा बेटा शादी की जिद क्यों करने लगा। फिर मुझे ख्याल आया, क्यों ना मैं उसके दोस्त रमेश से जाकर पूछ लूं। शायद उसे कुछ पता हो कि आखिर आदर्श के ऊपर शादी वाला भूत क्यों सवार हो गया है। अब मैं रमेश के घर चली गई। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि बात शुरू कैसे करूं, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में इधर उधर की बात करने के बाद मैंने रमेश से पूछा। वह मेरे बेटा से 3 साल बड़ा था। मैंने रमेश से कहा, देखो, तुम उससे बड़े हो और वह तुम्हारा दोस्त है। उसका और तो कोई दोस्त है भी नहीं, तुम उसका ख्याल रखना। मेरी बात सुनने के बाद रमेश कहने लगा, लेकिन आंटी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। मैंने कहा, आदर्श हर वक्त सिर्फ शादी की ही बातें करता है। उसने तो जैसे शादी करने की जिद ही पकड़ ली है। रोज एक ही जिद करने लगा है कि मेरी शादी करवा दो। तब रमेश बोला, आंटी, मैं भी आपको यही बताना चाहता हूँ। आजकल वो मोबाइल में भी शादी के गाने और वीडियो ही देखता रहता है और उसके फोन में सिर्फ दुल्हन की फोटो रहती है और वह शादी का वीडियो भी बहुत ही इंजॉय के साथ देखता है। मैं तो रमेश की बात सुनकर हैरान हो गई। फिर रमेश कहने लगा, आपको पता है आंटी, आदर्श मुझे हमेशा यही कहता है कि मैं तो शादी करके ही रहूंगा और किसी भी तरह करके अपनी माँ और पापा को शादी के लिए मना ही लूंगा। वह तो यह भी बोल रहा था कि अगर मेरे मम्मी पापा ने इस साल मेरी शादी नहीं करवाई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। रमेश बोलता चाह रहा था और उसकी बातें सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक बढ़ गई है। मेरा 17 साल का बेटा और न जाने क्या क्या मन में सोच रहा था।
मुझे तो इस बात की टेंशन होने लगी कि कहीं सच में मेरा बेटा कोई गलत कदम ना उठा ले। मुझे अब किसी भी चीज पर मन नहीं लग रहा था। मेरे दिमाग में हर वक्त रमेश की ही बातें घूम रही थी। उसने जो जो बात मेरे बेटे के लिए कही थी, एक एक शब्द मुझे याद पड़ रहे थे। मैं अपने बेटे को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती थी। और आखिर बहुत सोचने के बाद मैंने अपने पति से बेटे की शादी के बारे में बात की। आखिर मैं क्या करती? मैं माँ जो हूँ, मेरी बेटी को लेकर मेरा दिल डर सा गया था। मैंने अपने पति से कहा, सुनो जी, मुझे लगता अब हमें अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए। मेरी बात सुनकर अपने पति भी चौंक गए। कहने लगे, क्या बेटे की शादी? वह भी इस उम्र में? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। तुम्हें तो पता ही है हमारे बेटे की उम्र कितनी हो रही है। और इस उम्र में कौन अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे के साथ करेगा? कोई भी लड़की वाले सबसे पहले यह पूछेंगे, आपका बेटा क्या करता है, कौन सा काम करता है? तब हम लोग क्या जवाब देंगे? फिर मैंने कहा, बता देंगे कि हमारा इकलौता बेटा है और वह हमारे घर का कारोबार ही संभालेगा। मेरे पति ने गुस्से से कहा, ठीक है, जो मर्जी आए वह करो, वैसे भी मेरी सुनता कौन है। मेरे पति से बात करने के बाद मैंने अपनी सहेली को कहा, मुझे आदर्श की शादी के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश है। वह भी चौंक गई और कहा कि शादी, वह भी इतनी छोटी उम्र में? क्या सोचकर उसकी शादी करवा रही हो? मैंने उससे कहा, बस मुझे अपने बेटे की शादी करनी है, एक अच्छी सी लड़की ढूंढ कर दो। उसने कहा, ठीक है, लड़की तो मिल जाएगी, लेकिन तुझे बहुत ही होशियारी के साथ उसे संभालना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आज तेरा बेटा जो शादी की जिद कर रहा है, कल कहीं तलाक की जिद ना करने लगे। मैंने अपनी सहेली को कहा, तो इस बात की बिल्कुल टेंशन मत ले, यह सारी जिम्मेदारी मेरी है, तू बस लड़की तलाश कर। और फिर कुछ ही दिनों के बाद उसने एक लड़की दिखाई जिसका नाम कोमल था। कोमल देखने में बहुत ही सुंदर थी। वह भी बहुत ही कम उम्र की और बिल्कुल मासूम लड़की थी। मुझे कोमल बहुत ही पसंद आई थी और अब मैंने अपने बेटे की शादी कोमल के साथ बहुत ही धूमधाम के साथ करवा दी। शादी समाप्त हो चुकी थी। हम लोग अपने कमरे में सोने के लिए चले आए थे। मेरा बेटा और बहू भी अपने कमरे में सोने के लिए चला गया था। लेकिन अचानक दूसरे दिन सुबह 4 बजे मेरा बेटा बहुत ही जोर जोर से मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा। मैं जल्दी से उठकर दरवाजा खोली तो मैंने देखा कि आदर्श बहुत ही परेशान लग रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आदर्श कहने लगा, माँ जल्दी चलो, देखो ना कोमल को कुछ हो गया है। मैं उसकी बात समझ नहीं पा रही थी। मैंने आश्चर्य होकर पूछा, क्या हो गया? तब वह कहने लगा, रात में कह रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और अभी देखो क्या हो गया है। मैंने कहा, तुम दोनों की शादी हुई है ना, वह थक गई होगी, इसलिए गहरी नींद में सो गई होगी और अब तुम भी जाओ और जाकर सो जाओ। लेकिन आदर्श पूरी तरह से घबरा रहा था। वो कहने लगा, नहीं माँ, चलो चलकर कोमल को देखो, उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, वह कहीं मर ना जाए, उसे अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। अब मैं भागते हुए कोमल के कमरे में गई और पूछा, बेटा क्या हुआ तुझे? लेकिन वह कुछ ना बोली, बस चुपचाप से बेजान होकर पड़ी रही। अब मैं अपने पति के पास गई और बोली, देखिए कोमल की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उसे अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। मेरे पति ने गुस्से में मुझे कहा, तो ले जाओ, मैंने तो पहले ही कहा था कि शादी करवा लो, लेकिन उसके बाद की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मैंने उनसे कहा, वह बहू है हमारी, कुछ तो रहम करो। पति ने गुस्से से कहा, ठीक है चलो। फिर मैं कोमल को अपनी डॉक्टर सहेली के पास लेकर आई और फिर जब डॉक्टर ने कोमल को चेक किया तो मुझे बताया कि मैंने उसे दवाई दे दी है, तेरी बहू की तबीयत अब थोड़ी ठीक है। लेकिन आजकल के ये मर्द भी ना सारी हदें पार कर जाते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं कि किसी भी चीज की उम्र होती है। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी जल्दी इसके साथ यह सब। मैं कुछ हद तक डॉक्टर की बात समझ गई थी। फिर उन्होंने कहा, आपका बेटा कहाँ है? मैंने उसको जवाब दिया, वो बाहर बैठा है और वह तो अभी 17 साल का ही है। तब मेरी सहेली मुझे हैरान भरी नजरों से देखने लगी और बोली, क्या क्या सोचकर इस उम्र में तुमने शादी करवा दी? मैंने अपनी सहेली को कहा, मैं मजबूर थी, अगर हम शादी नहीं करवाते तो बेटी ने कहा था कि वह आत्महत्या कर लेता, हम डर गए थे इसलिए शादी करवा दी। फिर मैंने सारी हकीकत उसे बता दी। मेरी सहेली ने मेरी मजबूरी को समझा और कहा, कोई बात नहीं, अब मैं कुछ दवाइयां लिखकर दे रही हूँ, लेकिन अब तुम अपनी बहू पर ध्यान देना और अपने बेटे को भी समझा देना। मैंने हाँ में सर हिलाया और अपने बहू को लेकर घर आ गई। घर आने के बाद मैं कोमल को कहा, तुम आराम करो, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है और सिर्फ अपना सेहत का ध्यान रखना है। एक दिन ऐसे ही गुजर गए और फिर अपने पति से भी कह दिया कि
आप अपने बेटे को थोड़ा समझा दीजिएगा, वो भी कोमल से दूर रहे। उसे शादी करनी थी तो हमने करवा दी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह कोमल के साथ कुछ भी करे। आप बाप हैं, अपने बेटे को अच्छा से समझा दीजिएगा, और मुझे पता है कि वह आपकी बात को समझेगा। फिर मेरे पति ने कहा, ठीक है, मैं उसे समझा दूंगा। एक दिन अचानक सुबह सुबह मैंने देखा आदर्श और कोमल कहीं जा रहे थे। मैंने पूछा, आदर्श बेटा कहाँ जा रहे हो कोमल को लेकर? तब आदर्श ने जवाब दिया, माँ हम दोनों मॉर्निंग वॉक करने के लिए जा रहे हैं, अभी से आदत हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा, अच्छा जाओ, मॉर्निंग वॉक करना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। फिर मैं अपने काम में लग गई, लेकिन करीब 2 घंटे बीत जाने के बाद भी कोमल और आदर्श घर वापस नहीं आए थे। मैं उन दोनों का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह लोग काफी देर तक नहीं आए और करीब दोपहर के समय वह दोनों घर आए। मैंने पूछा, क्या मॉर्निंग वॉक करने में इतना वक्त लगता है? तब उन दोनों ने बताया कि पार्क में बहुत भीड़ थी, इसलिए ज्यादा वक्त लग गया। मैंने भी उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही थी मेरा बेटा मुझे बहुत ही परेशान नजर आ रहा था। मैंने आदर्श को पूछा, क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? लेकिन मेरा बेटा ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अब मैं फिर से उसके दोस्त रमेश के पास गई और उससे पूछने लगी, तुम्हें पता है कि इधर से आदर्श इतना परेशान क्यों रह रहा है? तो उसके दोस्त ने कहा, नहीं आंटी, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, और वैसे भी जब से आदर्श की शादी हुई है तब से मेरी बातें उसके साथ बिल्कुल भी नहीं हुई है। मैं चुप हो गई और फिर घर आ गई। मैं कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह अपने बेटे की परेशानी को जान पाऊं, आखिर उसे क्या दिक्कत है। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं अपने उसी डॉक्टर सहेली के पास गई जहां मैं कोमल को लेकर गई थी। उसने मेरा चेकअप किया और मुझे कहा, उम्र के साथ साथ यह सब होना नॉर्मल है, ऐसे दर्द तो होते ही रहते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। और फिर उसने कोमल की तबीयत के बारे में पूछा कि उसकी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कहा, हाँ वह दोनों तो बिल्कुल ठीक है। अब तो दोनों पति पत्नी सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक करने के लिए भी जाने लगे हैं। तब मेरी सहेली डॉक्टर ने मुझे कहा, तुम अपनी बहू का ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि वह उठने लायक भी ना रहे। जैसे मैंने सहेली की यह बात सुनी, मैं बिल्कुल ही डर गई। मैंने पूछा, तुम क्या कह रही हो, मेरी बहू को क्या हुआ? वह तो बिल्कुल ठीक है। तब डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हारी बहू एक बार फिर यहाँ आई थी, पर उसने तुम्हें यह बताने से मना किया था, लेकिन घर में तुम बड़ी हो और मेरी सहेली हो, इसलिए तुम्हें यह बता रही हूँ। मैं घर पहुंची तब कोमल अकेले बैठी हुई थी। मैंने उसे कहा, बेटा तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता दो, कुछ भी मत छुपाओ। परंतु कोमल ने कुछ नहीं कहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर मेरे बेटे बहू की जिंदगी में क्या चल रहा है। उन दोनों की जिंदगी इतनी खामोश क्यों हो गई है? मुझे तो अब कोमल की फिक्र होने लगी थी। अब मैंने अपने डॉक्टर सहेली को घर पर बुलाया और कहा, तुम कोमल का अच्छे से टेस्ट करो। मेरी सहेली डॉक्टर ने ऐसा ही किया। कोमल का फुल बॉडी चेकअप किया गया और कुछ जरूरी सैंपल भी लिया गया। अब मैं बड़ी ही बेसब्री के साथ रिपोर्ट आने का इंतजार करने लगी, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी डॉक्टर सहेली ने मुझे बताया कि कोमल की हालत का जिम्मेदार मेरा बेटा नहीं बल्कि और कोई है। मैं तो सोच में पड़ गई, अगर कोमल की जिंदगी में कोई और इंसान है तो मेरा बेटा उसका साथ क्यों दे रहा है? फिर मैंने अपने बेटे से पूछा कि देख बेटा, मुझे अब सब पता चल गया है, अब तो मुझे बता दे कि बात क्या है, वरना मुझे तेरे पापा को सब कुछ बताना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर मेरा बेटा छोटे बच्चों की तरह मेरे गले से लगकर रोने लगा और फिर उसने जो बताया उसे सुनकर तो मेरा सिर चकरा गया, मेरे होश उड़ गए। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था यह सब होगा। मेरे बेटे ने मुझे बताया कि माँ, मैं तो कभी भी इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता था, पर मैं मजबूर था। यह सब मैंने अपने दोस्त रमेश के कहने पर किया है। आपको पता है माँ, रमेश मेरे साथ गलत हरकत करता था। वह बहुत ही अमीर है और अपने पैसे का रौब दिखाकर मुझे हमेशा डराता धमकाता रहता था। मैं रमेश की गंदी हरकतों से परेशान हो चुका था, क्योंकि वह मेरे साथ अजीब अजीब हरकत करता था। मैं जब छोटा था तभी से मेरा इस्तेमाल करता आ रहा है और उसने मेरी जिंदगी को नर्क बनाकर रख दिया है, जिस कारण से मेरे और भी कोई दोस्त नहीं है और ना ही मैं अपने चचेरे भाई बहन से घुल मिल सका हूँ। उसने ही मुझे कहा था,
अगर तू अपने माँ और पापा को अपनी शादी करने के लिए मना लेगा तो मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा। और मैं कैसे भी करके उसे आज़ाद होना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी आज़ादी की कीमत कोमल को चुकानी पड़ेगी। माँ, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से आज कोमल की ऐसी हालत है। मेरे बेटे की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरा बेटा और बहू कितना कुछ अपने ऊपर झेल रहा था और बर्दाश्त कर रहा था, जबकि मैं हमेशा कोमल की इस हालत का जिम्मेदार अपने बेटे को ही मान रही थी। मुझे रमेश पर इतना गुस्सा आ रहा था कि जी तो कह रहा था, अगर वह सामने आ जाए तो मैं उसे मार मार कर जहन्नुम पहुंचा दूं। मैंने सारी हकीकत अपने पति को बताई कि कैसे हमारी बहू और बेटे का इस्तेमाल किया गया है, तो वो भी यह बात सुनकर चौंक गए। मेरे पति आदर्श को बहुत ही प्यार करते थे। वह तो बस थोड़ा नाराज थे क्योंकि आदर्श ने जिद करके शादी की थी। अपने बेटे और बहू के साथ हुआ इस शोषण को हम लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया। मैं और मेरे पति तुरंत ही बेटे और बहू को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वहां पर हम लोगों ने रमेश के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराई और फिर रमेश को सजा हो गई। लेकिन अमीर होने के कारण बहुत जल्द ही उसे रिहा भी कर दिया गया। पर हमने हार नहीं मानी। गुनहगार को सजा तो दिलाना ही था। हमने सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज कराया और हमें उम्मीद था कि मेरे बेटे और बहू को न्याय जरूर ही मिलेगा। आदर्श ने कोमल से माफी मांगी। कोमल के लिए उसे माफ कर देना आसान नहीं था। आखिर वह भी अपनी जगह पर ठीक ही थी, क्योंकि जो कुछ भी उसे सहना पड़ा था उसका जिम्मेदार कहीं न कहीं मेरा बेटा ही था। सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं, कहीं न कहीं मैं भी कोमल की इस हालत की जिम्मेदार थी। हमें कोमल और आदर्श के रिश्ते को ठीक करने के लिए पहले वक्त देना चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया था। अब मैंने भी अपनी बहू से माफी मांगी और उसे कहा, जो हुआ सो हुआ। मुझे पता है उसे भूलना आसान नहीं है, परंतु जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो अतीत को भूलना ही पड़ेगा। बेहतर होगा सारी बात भूलकर तुम अपनी जिंदगी एक नए सिरे से स्टार्ट करो, और जिसमें कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। और आज पहली बार कोमल मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोई थी। मैंने उसे समझाया कि बेटा, अब इस घर की इज्जत हो तुम, और हमारी जिम्मेदारी भी। तुझे कभी कोई भी तकलीफ होती है, तुम सबसे पहले आकर अपनी इस माँ को बताना। जुल्म करने वाला अगर गुनहगार है तो जुल्म सहने वाला भी उससे बड़ा गुनहगार कहलाता है। यह सीख तो मैंने अपनी बहू को दे दी, लेकिन उसके जख्मों को भरने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही इलाज था। मेरी बहू और बेटा दोनों शादी के लायक नहीं हुए थे। जब उनकी शादी हुई थी तब उनके पढ़ने लिखने की उम्र थी। जो गलती मुझसे हुई थी उसे ठीक भी मुझे ही करना था। जब तक आदर्श और कोमल के रिश्ते में सुधार नहीं आ जाता, तब तक के लिए मैंने आदर्श को आगे की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर भेज दिया, और कोमल की पढ़ाई मैंने इसी शहर में जारी रखा ताकि मैं खुद उसकी देखभाल कर सकूं। कोमल अब बहुत ही बहादुर बन चुकी थी। अब वह भी किसी से नहीं डरती थी। आखिर मेरी बेटी आईपीएस तो बन चुकी थी, और वही मेरा बेटा एक बहुत ही बड़ा वकील बन चुका था। आखिरकार कोमल ने आदर्श को तब माफ किया जब आदर्श ने कोमल को इंसाफ दिलाया। रमेश को उम्र भर की सजा सुनाई गई। आज बहुत दिनों के बाद मेरे घर में खुशियों ने दस्तक दी थी, क्योंकि आज सही मायने में मेरे इस घर में मेरे बेटे और बहू का आवागमन हुआ था। और अब मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी इस छोटी सी दुनिया को किसी की भी नजर ना लगे। मेरे बच्चों को हर तरह की खुशियां मिले। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि इस कलयुग में यह जरूरी नहीं है कि केवल लड़कियों का ही शोषण होता है। हम अखबार में ऐसी कहानी किस्से पढ़ते हैं जिसमें लड़कों का भी बचपन से ही शोषण होता आया है। आज के दौर में लड़का हो या लड़की, उन्हें बहादुर बनाए ताकि वह अपनी रक्षा खुद कर सके। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।